नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तनु भाभी का फोन आया था। अनुपमा के घर लौटते ही प्रिया ने बेटी को सूचित किया, पर अनुपमा तो मानो वहां होकर भी वहां नहीं थी। उसने अपना पर्स एक और फेंका, सैंडल उतारे और सोफे पर पसर गई। कुछ देर तो प्रिया बात को मुंह में दबाए बैठी रही, फिर आंखें मूंदे लेटी रही। अपनी इकलौती बेटी अनुपमा को देखा तो मन मस्तिष्क में झंझावात सा उठ रहा था। वे दिन भर अनुपमा की प्रतीक्षा में बैठी रहती है, पर वह घर लौटकर मानो बड़ा उपकार करती है। उसके पास माँ से बात करने का तो समय ही नहीं है। मन हुआ इतनी जोर से चीखे कि अनुपमा तो क्या, पास पड़ोस तक हिल उठे और उसके मन का सारा गुबार निकल जाए। पर वे भली प्रकार जानती थी कि वे ऐसा कभी नहीं करेगी। वे तो हर समय और हर कार्य में मर्यादा के ऐसे अबूझ बंधन में बंधी रहती थी कि इस प्रकार के अभद्र व्यवहार की बात सोच भी नहीं सकती थी। हार कर प्रिया ने टीवी खोल लिया और बेमन से रिमोट हाथ में थामे अलग अलग चैनलों को जायजा लेने लगी। उधर अनुपमा सोफे पर ही सो गई थी। प्रिया ने एक नज़र उस पर डाली, फिर मुंह फेर लिया। उन्होंने कितने लाड प्यार से पाला है अनुपमा को। उसके लिए उन्होंने न दिन समझा न रात को रात। पर अब अनुपमा अपने सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं। वे तो उस घड़ी को कोस रही है जब उन्होंने अनुपमा को राजधानी जाकर नौकरी करने की अनुमति दी थी। उसके पति वनराज ने साफ मना किया था कि बेटी के अकेले अजनबी शहर में जाकर रहने के पक्ष में नहीं है। तब उन्होंने जोर शोर से बेटी के अधिकारों का झंडा बुलंद किया था। उनका अकाट्य तर्क था कि जब बेटे को दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई व नौकरी करने का हक है तो बेटी को क्यों नहीं। वनराज जी ने माँ बेटी की जीत के आगे हथियार डाल दिए थे। अनुपमा राजधानी आ गई। पिछले 4-5 वर्षों से प्रिया ने अनुपमा में थोड़ा बहुत परिवर्तन होते देखा था। अनुपमा जब ब्रांडेड पोशाक पहनकर कंधे तक कटे केशों को बड़ी अदा से लहराती और गर्दन को झटके से पीछे कर अपने शहर आती तो पड़ोसियों, मित्रों और संबंधियों की आंखों में ईर्ष्या के भाव देखकर उसका दिल झूम उठता था। इसी दिन के लिए तो वे जी रही थी। उन्होंने अपना जीवन बड़ी तंगहाली में बिताया था। बड़े संयुक्त परिवार में उनका विवाह हुआ था, जिसमें छोटी छोटी बातों के लिए भी मन मार कर रहना पड़ता था। पर अनुपमा को एमबीए करते ही 25 लाख प्रति वर्ष की नौकरी मिल जाएगी, ऐसा तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी नाक कुछ अधिक ही ऊंची हो चली थी। प्रिया के भाई श्याम और भाभी तनु उसी शहर में रहते थे। श्याम भैया अड़ गए कि अनुपमा उन्हीं के साथ रहेगी। वे उसे भी शहर में अकेले नहीं रहने देंगे। इसमें प्रिया को कोई आपत्ति नहीं थी। भाई भाभी से उनके मधुर संबंध थे। यूं भी वे आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करने को सदैव तत्पर रहते थे। अनुपमा को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा था। उसने नौकरी मिलते ही जिस उन्मुक्त उड़ान का सपना देखा था, उसमें यह प्रस्ताव बांधा बन रहा था। पर प्रिया ने उसे मना लिया। अनुपमा भी समझ गई कि अधिक जिद की तो नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। श्याम संपन्न व्यक्ति थे, पर वे और उनकी पत्नी तनु घर में कड़ा अनुशासन रखते थे। वह अनुशासन अनुपमा को रास नहीं आया और मामी की रोक टोक से तंग आकर उसने शीघ्र ही अलग फ्लैट ले लिया। वनराज यह सुनते ही भड़क उठे थे और प्रिया को तुरंत बेटी के साथ रहने भेज दिया था। पर प्रिया 4 दिनों में ही ऊब गई थी। अनुपमा सुबह 9 बजे घर से निकलती, फिर रात 8 बजे तक घर लौटती। घर में रहती भी तो या तो टीवी में व्यस्त रहती या फिर लैपटॉप में। प्रिया का वश चलता तो वे कब की लौट जाती। पर वनराज की आज्ञा का उल्लंघन करके वे नया बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती थी। प्रिया न जाने कितनी देर अपने ही विचारों में खोई रहती। तभी अनुपमा की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। माँ, कहाँ खोई हो? अपनी माँ से बात करने का तो तुम्हें समय ही नहीं मिलता। प्रिया तीखे स्वर में बोली। मम्मी नाराज हो गई क्या? कहे अनुपमा ने बड़े लाड से माँ के गले में बाहें डाल दी। नाराज होने वाली मैं कौन होती हूँ? आपको नाराज होने का पूरा अधिकार है, पर नाराज होने का कोई कारण भी तो हो। मैंने कहा था
कि तनु भाभी का फोन आया था, पर तुमने तो पलटकर उत्तर देना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने सुना था माँ, पर उस पे उत्तर देने जैसा क्या था? मैं भली भांति जानती हूँ कि तनु मम्मी ने क्या कहा होगा। अच्छा, बड़ी अंतर्यामी हो गई है तू। तो तुम ही बता दो क्या कहा था उन्होंने। प्रिया चहक उठी। मेरी बुराइयों का पिटारा खोल दिया होगा और क्या। मैं आपको सच बताऊं, उनके घर में 6 माह मैंने कैसे बिताए हैं केवल मैं ही जानती हूँ। मुझे तो उनके बच्चे राज और आभा पर दया आती है। इतना अनुशासन किस काम का कि दम घुटने लगे। अनुपमा एक ही सांस में बोल गई। उन्होंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। बुराई भलाई की कौन कहे। वे तो बस यही कहती रही कि बिना मिले मत चली जाना, कोई जरूरत नहीं है कहीं आने जाने की। वे बड़े धनवान हो गए तो अपने लिए, अब आप तो उनका रूप सहने की कोई जरूरत नहीं है। हम उनका दिया नहीं खाते। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। कैसी बातें कर रही हो अनुपमा। माना तुम अब अपने पैरों पर खड़ी हो, अच्छा वेतन ले रही हो, पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने सगे संबंधियों से मुंह फेर ले, और वह भी श्याम भैया और तनु भाभी जैसे लोगों से जिनके हम पर अनगिनत उपकार है। ठीक है, आपको जाना है तो जाओ, मेरे पास समय नहीं है। आप जब कहें मैं आपको उनके यहाँ छोड़ दूंगी। अपने पैर धरती पर रखना सीखो बेटी। पढ़े लिखे लोगों को क्या ऐसा व्यवहार शोभा देता है। प्रिया ने समझाया। आप लोगों के कहने से मैं उनके यहाँ रहने को तैयार हो गई थी। मैंने कभी स्वयं को उन पर बोझ नहीं बनने दिया, पर अब नहीं। उनकी रोक टोक से तो मेरा दम घुटने लगा था। अनुपमा ने अपनी असमर्थता जताई। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कल ऑफिस जाते समय मुझे छोड़ देना और लौटते समय ले लेना। वैसे भी दिन भर अकेले बैठे मन ऊब जाता है। प्रिया ने बात समाप्त की। अगले दिन प्रिया शाम के यहाँ पहुंची तो पति पत्नी दोनों ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। बहुत जोर डालने पर अनुपमा अंदर तक आई और समय ना होने का बहाना करके लौट गई। जिस दिन से यहाँ से गई है, आज सूरत दिखाई है तुम्हारी बेटी ने, तनु ने शिकायत भरे लहजे में कहा। उसकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ। आजकल के बच्चों को तो तुम जानती ही हो, वे किसी की सुनते कहाँ हैं। पर मेरे मन में तुम दोनों के लिए अथाह श्रद्धा है। प्रिया ने हाथ जोड़ते हुए कहा। क्षमा याचना मांगने का समय नहीं है प्रिया, सतर्क हो जाने का समय है। मैं किसी के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, पर तुम्हें बर्बाद होते भी तो नहीं देख सकता। क्या कह रहे हो भैया, मैं कुछ समझी नहीं। प्रिया का मन किसी अनजानी आशंका से धड़क उठा था। तुमने पूछा नहीं अनुपमा यहाँ से क्यों चली गई? पूछा था, पर वह तो आपको ही भला बुरा कहने लगी। कहती है आपके कठोर अनुशासन से उसका दम घुटने लगा था। स्वयं को सही साबित करने के लिए कुछ तो कहेगी ही, पर मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। आगे तुम्हें जो उचित लगे करना, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। श्याम भैया बोले। ऐसी क्या बात है भैया, मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्रिया घबरा उठी। इस तरह कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें युक्ति से काम लेना पड़ेगा। पर बात क्या है भैया? प्रिया यहाँ आई तो 2-3 सप्ताह तो सब ठीक रहा, पर फिर उसके ढेरों मित्र आने लगे। रात के 12-1 डेढ़ बजे तक पार्टियां चलती, कान फोड़ो संगीत बजता। पहले तो हमने कुछ नहीं कहा, पर जब पड़ोसी की शिकायत करने लगे तो कहना पड़ा। हमारी भी कोई मर्यादा है। श्याम ने विस्तार से बताया। आपसे क्या छिपाना प्रिया दीदी, मैंने स्वयं अनुपमा के मित्रों को नशीली दवा तथा शराब लेते देखा है। इन युवाओं के व्यवहार के संबंध में क्या कहूँ, उन्हें खुलेआम शालीनता की सभी सीमाएं लांघते देखा जा सकता था। तनु ने भी अपनी बात कह डाली। प्रिया को कुछ क्षण ऐसा लगा जैसे हवा भी थम गई हो। श्याम बाबू और तनु ने उनके चेहरे का रंग उड़ते और बदलते देखा। प्रिया क्या हुआ, इस तरह चुप क्यों हो? कुछ तो कहो। श्याम घबरा गए। बोलूंगी भैया, अवश्य बोलूंगी, पर सबसे पहले तो आप दोनों यह भली बातें समझ लीजिए कि मुझे अनुपमा पर अटूट विश्वास है। आपको अपना समझकर उसे आपके साथ रहने को मनाया था। वह तो किसी संबंधी के साथ रहना भी नहीं चाहती थी।
प्रिया हर शब्द चबा चबा कर बोली, क्या कह रही हो दीदी? अनुपमा हमारी बेटी जैसी है, हम क्या उस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं? तनु ने कहा, बेटी जैसी है ना, पर बेटी तो नहीं, इसीलिए तो आप लोग जलते हैं उसे। है कोई लड़की मेरी अनुपमा जैसी? इस पूरी बिरादरी में हर कक्षा में सर्वप्रथम रही है। वह आज इतनी सी आयु में इतनी ऊंची नौकरी कर रही है, इसीलिए सब बौखला गए हैं। और फिर प्रिया रो पड़ी। श्याम बाबू सन्न रह गए। उनकी बहन उन पर ऐसा आरोप लगाएगी, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। तनु, जाओ चाय नाश्ते का प्रबंध करो। अब इस संबंध में हम कोई बात नहीं करेंगे। किसी प्रकार श्याम के मुंह से निकला, नहीं, खूब बात कीजिए। मेरी अनुपमा को बदनाम किए बिना आपको चैन नहीं मिलेगा। आपने हमारी बहुत सहायता की है, पूरा हिसाब किताब कर लीजिए, हम पाई पाई चुका देंगे। अनुपमा का विवाह इतनी धूमधाम से करूंगी कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। प्रिया अब भी स्वयं को शांत नहीं कर पा रही थी। चलो मान लिया, तुम्हारी अनुपमा जैसी कोई नहीं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि वह दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे। तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, अब क्षमा भी कर दो। श्याम बाबू ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो प्रिया ने किसी प्रकार स्वयं को संभाला। चाय नाश्ते और इधर उधर की बातों के बीच कब शाम हो गई और अनुपमा प्रिया को लेने आ गई, पता ही नहीं चला। अब क्या होगा श्याम? असली बात तो प्रिया दीदी को बताई ही नहीं। प्रिया के जाते ही तनु ने चिंता जताई। क्यों, अभी कुछ और सुनना बाकी है क्या? गांधी जी की शिक्षा का पालन करो, बुरा ना देखो, ना सुनो, ना बोलो। हम कुछ कहें भी तो वह कब सुनने वाली है? उसे पुत्री मोह के आगे कुछ नहीं सूझे। श्याम ने पत्नी को दो टुक शब्दों में बताया। मिलाई अपने भाई भाभी से घर पहुंचते ही अनुपमा ने प्रश्न किया, मिलाई और खरी खोटी भी सुना कर आई हूँ। वो होते कौन है मेरी बेटी पर आरोप लगाने वाले? प्रिया गुस्से से भरे स्वर में बोली, मैं कहती तो थी कि वे हमसे ईर्ष्या करते हैं। अनुपमा को माँ प्रिया की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। चिंता ना कर बेटी, ऐसा जवाब देकर आई हूँ कि भविष्य में कभी तेरी बुराई करने का साहस नहीं जुटा सकेंगे। ऐसा क्या कह दिया आप? जो मन में आया सुना दिया। भैया तो लगे हाथ जोड़कर माफी मांगने। मैं तो यह सोचकर चुप रह जाती थी कि बड़े भाई है और कई बार सहायता करते रहे हैं, पर हर बात की एक सीमा होती है। मम्मी, अब गुस्सा थूक भी दो और तैयार हो जाओ, आज डिनर बाहर ही करेंगे। अनुपमा की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब तो बस एक ही इच्छा है कि तेरे लिए ऐसा घर वर ढूंढूं कि सभी मित्रों संबंधियों की आंखें फटी की फटी रह जाए। आप ऐसा कुछ नहीं करेगी माँ। अपने जीवन साथी का चुनाव मैं स्वयं करूंगी, और वह भी पूरा जांच परख कर। क्या कह रही है? कहीं किसी को पसंद तो नहीं कर लिया? मन की बात तुरंत ही शब्दों में ढल गई। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। जांच परख में समय लगता है, अभी तो खोज शुरू हुई है। अनुपमा ने हंसी में बात टालनी चाहिए, पर प्रिया का दिल दहल गया। अनुपमा डिनर के लिए उन्हें एक क्लब में लेकर गई। वहां उपस्थित युवक युवतियों से वह ऐसे घुल मिल रही थी मानो उन्हें सदियों से जानती हो। अनुपमा उन्हें जूस का गिलास थमाकर अपने मित्रों के साथ व्यस्त हो गई, जो तेज संगीत की धुन पर एक दूसरे में डूबे थिरक रहे थे। खा पीकर घर लौटते रात के 12 बज रहे थे। तभी कार में अजीब गंध ने प्रिया को चौंका दिया। यह क्या है अनुपमा, तुमने पी रखी है क्या? उफ माँ, अपनी मध्यम वर्गीय मानसिकता से बाहर निकलो। उच्च वर्ग में साथ देने के लिए थोड़ी बहुत पीने को बुरा नहीं मानते। यह तो आधुनिकता की निशानी है। भाड़ में जाए ऐसी आधुनिकता। हमारे समाज में तो लड़कों का पीना अच्छा नहीं समझा जाता, लड़कियों की तो बात दूर ही रही। आप तो श्याम मामा और मामी जी की तरह बात करने लगी। थोड़ी सी पीने से कोई शराबी नहीं हो जाता। अगली बार मैं आपको क्लब में पब में लेके जाऊंगी, वहां देखिएगा कितनी लड़कियां बैठी रहती हैं। मुझे नहीं देखना कुछ भी। अच्छा हुआ कि तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, तुम्हारी बातों में आकर मैं श्याम भैया से भी झगड़ा कर बैठी।
और प्रिया रो पड़ी। अगले कुछ दिन प्रिया ने अपने अकेलेपन से जूझते हुए बिताए। वे अनुपमा का एक नया ही रूप देख रही थी। उसके काम पर जाने के बाद वन से बात करके वे मन हल्का कर लेती थी। सप्ताह के अंत में अनुपमा अक्सर आधी रात को घर लौटती। वे कुछ कहती तो उसका यही घिसा पिटा उत्तर होता कि वह उनकी तरह चौके चूल्हे में अपना जीवन नहीं गंवा सकती। माँ, मैं आपके चेहरे से आपकी पीड़ा समझ सकती हूँ। आप पापा के पास क्यों नहीं लौट जाती? एक दिन अनुपमा ने माँ प्रिया से साफ कहा। क्या कहना चाहती हो तुम? प्रिया ने प्रश्न किया। यही कि इस आयु में मुझसे अधिक पापा को आपकी आवश्यकता है। उसकी चिंता तुम मत करो तो अच्छा है। तुम्हारे पापा ने ही मुझे यहाँ भेजा है, पर यहाँ आकर मुझे भी उनकी बात समझ में आने लगी है। तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं नजर आ रहे। ऐसा क्या देख लिया आपने जो मेरे लक्षण बिगड़ते दिखने लगे? अपने बेटे रोहन के लक्षणों की कभी चिंता नहीं की आपने? अनुपमा बेहद कटु स्वर में बोली। अपने भाई पर इस तरह आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जब भी उससे मिलने जाती हूँ, आसपास के लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते, जबकि यहाँ तुम श्याम भैया और तनु भाभी से लड़ झगड़ कर अकेले रहने चली आई। तुम ही बताओ कि क्लब से नशे में धूत होकर लौटकर तुम किसका सम्मान बढ़ा रही हो? मामा जी और मामी जी से तो आप भी लड़ झगड़ कर आई हैं। मेरे ऊपर उंगली उठाने से पहले यह तो सोच लिया होता। इसी मूर्खता पर तो मैं स्वयं को कोस रही हूँ। वे तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही बताना चाहते थे, पर मैं ही अपनी मूर्खता से उनकी बोलती बंद कराई। उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं। मेरे संबंध में कोई बात आपको किसी और से पता चले, उससे अच्छा तो यह होगा कि मैं स्वयं बता दूं। मैं और मेरा सहकर्मी अर्णव साथ रहते हैं। आप आ रही थी, इसीलिए वह कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर चला गया है। अनुपमा बिना किसी लाग लपेट के बोली। उफ, यह मैं क्या सुन रही हूँ? संस्कारी परिवार है हमारा। ऐसी बातें बिरादरी में फैल गई तो तुमसे कौन विवाह करेगा? प्रिय बदहवास हो उठी। आप उसकी चिंता न करो, मैं बिरादरी में विवाह नहीं करने वाली। ठीक है, साथ ही रहना है तो विवाह क्यों नहीं कर लेते तुम दोनों? अभी हम एक दूसरे को परख रहे हैं। कुछ समय साथ रहने के बाद यदि हमें लगा कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो विवाह की सोचेंगे। वैसे भी विवाह नाम की संस्था में मेरा या अर्णव का कोई विश्वास नहीं है। इसके बिना भी समाज का काम चल सकता है। अनुपमा अपनी ही रो में बोले जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा कि मैं रोऊं या हंसूं। तुम्हारे पापा को पता चला तो पता नहीं वे इस सदमे को सह पाएंगे या नहीं। प्रिया रो पड़ी। मम्मी, यह रोना पीटना बंद करो। आप कहो तो अर्णव को यहीं बुला लूं। आप भी उसे जांच परख लेगी। अनुपमा ने प्रस्ताव रखा। तुम्हारा साहस कैसे हुआ मेरे सामने ऐसा बेहुदा प्रस्ताव रखने का? प्रिया की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। ठीक है, आप नाराज मत होइए। भविष्य में कभी ऐसी बात नहीं करूंगी। प्रिया का क्रोध देखकर अनुपमा ने तुरंत पतरा बदला, पर प्रिया को चैन कहाँ था। वे रात भर करवट बदलती रही। कभी बेचैनी से टहलने लगती तो कभी प्रलाप करने लगती। वे वनराज से बात करने का साहस भी नहीं जुटा पा रही थी। रात भर सोच विचार कर वे इस निर्णय पर पहुंची कि अनुपमा की बात मान लेने में कोई बुराई नहीं है। अब साथ आकर रहेगा तो वे उस पर दबाव डालकर उसे विवाह के लिए राजी कर लेगी। अतः उन्होंने अर्णव को साथ रहने की अनुमति दे दी। वह दूसरे दिन साथ रहने के लिए आ गया। प्रिया को जब भी वह अवसर मिलता वे दोनों को विवाह बंधन में ला गिनाती, पर अनुपमा और अर्णव अपने तर्कों द्वारा उन्हें हर तर्क को काट देते। इनकी इतनी मानसिक यातना उन्होंने कभी नहीं झेली थी। वे मन ही मन इतनी डरी हुई थी कि सारे प्रकरण की जानकारी वनराज को देने में मन कांप उठता था। इसी उधेड़-बुन में कब 3 माह बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। अपने सभी प्रयत्नों को असफल होते देखकर उन्होंने सारी जानकारी अपने पति को देने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने फोन उठाया ही था कि अनुपमा का फोन आ गया। मम्मी, हम 8-10 सहेलियों ने रात्रि उत्सव का आयोजन किया है।
मैं आज रात घर पर नहीं आऊंगी, कल सुबह मिलेंगे, शुभ रात्रि। अनुपमा ने उन्हें सूचित किया और फोन काट दिया। उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयत्न भी नहीं किया। कौन है ये सहेलियां जिनके साथ इस पार्टी का आयोजन किया जा रहा है? उन्होंने अर्णव के आते ही प्रश्न किया। फेसबुक पर अनुपमा की सैकड़ों सहेलियां हैं। मैं जान सकता हूँ कि वह किसके साथ पार्टी कर रही है? सच पूछिए तो हम एक दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में दखल नहीं देते। अर्णव ने हाथ खड़े कर दिए तो प्रिया विस्फोटक हो गई। फिर उन्होंने तुरंत ही फोन पर पूरी जानकारी वनराज को दे दी। सारी बात सुनकर वे देर तक उन्हें बुरा भला कहते रहे। फिर वे काफी देर तक आंसू बहाती रही। पर उस दिन उन्हें बहुत दिनों बाद चैन की नींद आई। उन्हें लगा कि शीघ्र ही वनराज आकर उन्हें इस यंत्रणा से मुक्ति दिला देंगे। वे बहुत गहरी नींद में थी जब फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? उन्होंने उन्नीते स्वर में पूछा। जी, मैं सुषमा, अनुपमा की सहेली। हम लोग खा पीकर मस्ती करने सड़क पर निकले थे। अनुपमा कार पर नियंत्रण नहीं रख सकी। उसकी कार कुछ राह चलते लोगों पर चढ़ गई। हम मानसी पुलिस अस्पताल में हैं। आप अर्णव के साथ तुरंत वहां पहुंचे। बदहवास प्रिया ने अर्णव के कमरे का दरवाजा पीट डाला। अर्णव ने दरवाजा खोलते ही उन्होंने पूरी बात बता दी। ठीक है, मैं तैयार होकर आता हूँ। और फिर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला तो अर्णव अपने दोनों हाथों में सूटकेस लिए खड़ा था। अरे बेटा, इस सब की क्या जरूरत है? प्रिया ने प्रश्न किया। आंटी, क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। मेरा एक सम्मानित परिवार है। मैं पुलिस कचहरी के चक्कर में पड़कर उन्हें ठेस नहीं पहुंचा सकता। मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप जाने और आपकी सिर्फ हरी बेटी। क्रोधी स्वर में बोलकर अर्णव बाहर निकल गया। जब तक प्रिया कुछ बोल पाती, वह कार स्टार्ट कर जा चुका था। उस अंधकार में उन्हें शाम की ही याद आई। फोन पर ही उन्होंने क्षमा याचना की और सहायता करने का आग्रह किया। श्याम ने उन्हें धीरज बंधाया, आश्वासन दिया कि वे तुरंत पहुंच रहे हैं। रिसीवर रख प्रिया वहीं बैठ गई। उनके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। प्रिया और श्याम दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां जाकर अनुपमा को छुड़वाया और फिर उसे घर लेकर आ गए। अनुपमा अर्णव के बारे में पूछने लगी तो उन्होंने बताया कि जैसे ही उसको पता चला कि तुम पुलिस स्टेशन पे हो तो वह सारा सामान पैक करके तुम्हें छोड़कर चला गया। आज अनुपमा को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने मामा और मामी जी से माफ़ी मांगी और अपनी माँ से भी माफ़ी मांगी। अनुपमा रोते हुए बोली, माँ, चलो अब हम लोग अपने घर चलते हैं। दोस्तों, हमें मॉडर्न होना चाहिए, लेकिन अपने माता पिता की परवरिश और संस्कारों को ध्यान में रखकर। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।